जर्मन गवर्नमेंट ने हमें अभी जो बिलियन ट्री सपोर्ट प्रोजेक्ट जो जर्मन गवर्नमेंट की वसातत से हम अभी चला रहे हैं वो चल रहा है। इसके अलावा उसके सब्सीक्वेंट इवेंट में हमारी वफाकी हुकूमत ने 10 बिलियन ट्री शुरू किया और अभी जो हमारा ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम की अपग्रेडेशन है वो भी इसी का कंसीक्वेंस है। पंजाब में भी इसी की देखा देखी देखें आप अभी फॉरेस्ट्री पे बिल्कुल तवज्जो दी जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा स्टार प्रोजेक्ट है। डिफरेंट किस्म के एक्सपर्ट्स, क्लाइमेट के एक्सपर्ट खुद को करार दे रहे हैं और उसको नेक्सस बना रहे हैं। वो करंट जो सिचुएशन है उसको डिफॉरेस्टेशन। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल वसूख के साथ एज अ ज़िम्मेदार ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि इस क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन का कोई एज सच नेक्सस नहीं है। अगर ऐसा होता तो अलाई का जो हमारा डैम है, माइक्रो डैम है हमारा, उसमें कोई टिम्बर आई होती। और ऐसा होता तो हमारा जो मेन ड्रेन है, कागान फॉरेस्ट है हमारे बहुत बड़े, हमारे बोई वाले डैम में कोई फॉरेस्ट टिम्बर आई होती। कटिंग ऑफ ट्रीज अंडर सर्टेन पॉलिसीज आर डिक्टेटेड बाय वर्किंग प्लान। प्राइवेटली ओन्ड फॉरेस्ट हैं या कम्युनली ओन्ड फॉरेस्ट हैं और इसकी जो ओनरशिप है वो लोगों के पास है, जबकि मैनेजमेंट जो है वो स्टेट के पास है। फॉरेस्ट लैंड थी उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट करार दे दिया गया है और उसके ऊपर जो दरख्त थे उनको रिजर्व कर दिया गया है और उसमें सर्टेन कंसेशंस दे दी गई है। लोगों के राइट्स को भी एक्नॉलेज किया गया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। और अगर कमर्शियल हार्वेस्टिंग होती है तो आउट ऑफ सेल प्रोसीड भी कहीं वो ज़्यादातर 60-40 का हिसाब है, वहाँ लोगों को 60% और 40% स्टेट का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिस्कवर एक्सक्लूसिव। डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में हूं और फोकस करेंगे हम हज़ारा डिवीज़न के फॉरेस्ट को। हज़ारा डिवीज़न के तकरीबन इस वक्त 8 डिस्ट्रिक्ट हैं और वसी और हरीज फॉरेस्ट का रकबा जो है इसमें मौजूद है। और यहाँ पर ब्रिटिश दौर के मशहूर डिप्टी कंजर्वेटिव ऑफिसर भी गुजरे हैं जिन्होंने फॉरेस्ट के ना सिर्फ हाइकिंग ट्रैक बल्कि इस फॉरेस्ट के अंदर हज़ारा डिवीज़न में मुख्तलिफ़ किस्म के बंगले भी तामीर किए हैं। उसमें से मशहूर जो ऑफिसरान थे उसमें गाटले और एवी मेंड्रो भी रहे हैं। हालिया क्लाइमेट चेंज की वजह से कहा जा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी जो इन्वायरमेंट है हमारा यानी मौसमियाती तब्दीली की वजह से उसमें पाकिस्तान बल्कि दुनिया के साथ साथ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यानी हज़ारा डिवीज़न ये भी डिस्टर्ब हो रहा है। और हालिया बारिशों के दौरान यहाँ पर हज़ारे में क्लाउड बर्स्ट भी हुआ है। फोकस करेंगे हम फॉरेस्ट की हिस्ट्री को भी और जो चैलेंज पेश आ रहे हैं आगे चल के क्लाइमेट चेंज में, उसमें फॉरेस्ट का रोल क्या है, इसको भी फोकस करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सरदार फरहाद, ये कंजर्वेटर फॉरेस्ट हैं हज़ारे के, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ज़रा लाइटली मूड में स्टार्ट करते हैं। जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं इसकी भी एक हिस्ट्री है, इस बंगले की भी, तो इसके बारे में बताइएगा और इस जगह के बारे में बताइएगा। अंग्रेज़ों ने जब यहाँ पे आए उन्होंने 1847 में टेक ओवर किया हज़ारा ट्रैक को। फिर 1856 में उन्होंने सेटलमेंट की, यहाँ की समरी सेटलमेंट, और लेटर ऑन उन्होंने यहाँ पे बाकायदा 1864 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तश्कील दिया। और फिर उसके बाद 1872 की जो सेटलमेंट 1868 से 72 के दरमियान हुई है, बाकायदा फॉरेस्ट रेगुलेशन 2 के तहत यहाँ पे फॉरेस्ट को रिजर्व्ड और अनरिजर्व ट्रैक्स में तकसीम किया है। ये हिस्टोरिकल जगह है। यहाँ पे गॉटले ने अपना कैंप स्टेशन कायम किया था, बाकायदा डिफरेंट ट्रीज इंट्रोड्यूस किए और एक आर्बोरेटम कायम किया। तो ये वो आर्बोरेटम है जिसमें हम बैठे हुए हैं गॉटले का। तो यहाँ पे हम इस वक्त तशरीफ़ रख रहे हैं। ये इसको हम थाई फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी कहते हैं और इसके साथ मुज़ाफ़ात में हमारा फॉरेस्ट स्कूल भी है, थाई फॉरेस्ट स्कूल भी है। अच्छा, बताइएगा कि अंग्रेज़ ने किस तरीके से डिवाइड किया यहाँ के फॉरेस्ट को और कितने रकबे के ऊपर? ओवरऑल केपी में फॉरेस्ट का रकबा कितना है और उसमें हज़ारे का कितना है? जो इनिशियली 1873 में जो नोटिफाई किए गए थे वो 1,49,750 एकड़ जो वेस्ट लैंड थी उनको रिज़र्व करार देकर वहाँ पे उन्होंने टोटली फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इन प्लेस कर दिया। और बाद में अग्रोर के फॉरेस्ट जो थे कोई 6,500 एकड़ लेटर ऑन 1935 में इसमें इंक्लूड हुए हैं। तो टोटल जो है हमारे पास इस वक्त हज़ारा में कोई 1,57,000 एकड़ रिजर्व फॉरेस्ट हैं, जो 1,57,000 एकड़ विच आर ओन्ड बाय द स्टेट और मैनेज्ड बाय द स्टेट। उसमें सिर्फ इनएविटेबल राइट्स हैं, जैसे पानी के हुकूक होते हैं,
रास्तों के हुकूक हैं या वो हुकूक जो वाजिबुल अर्ज़ में मौजूद हैं, वो हुकूक लोगों को उनमें दिए गए हैं। बाकी दूसरे राइट्स जो हैं इन रिज़र्व फॉरेस्ट में नहीं होते। जबकि जो दूसरी ब्रॉड कैटेगरी है वो तकरीबन हमारे यहाँ 5,44,000 एकड़ गुजारा फॉरेस्ट हैं, जो एक लोकल टर्म है। गुजारा मीन अपनी ज़रूरत, तो ये प्राइवेटली ओन्ड फॉरेस्ट हैं या कम्युनली ओन्ड फॉरेस्ट हैं और इसकी जो ओनरशिप है वो लोगों के पास है, जबकि मैनेजमेंट जो है वो स्टेट के पास है। और गुजारा फॉरेस्ट में कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया है, अदरवाइज़ वो किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है, सवाए चंद बातों के, जिनमें आप वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे आप लैंड यूज़ चेंज नहीं कर सकते और एक्सेसिव लॉपिंग ऑफ ट्रीज़ नहीं कर सकते। बाकी डोमेस्टिक नीड्स को रेगुलेट करने के लिए उसमें बाकायदा तरीक़ाकार मौजूद है, अलबत्ता कमर्शियल एक्टिविटीज़ को इसमें ममानियत। अच्छा, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन सा होता है? ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की हिस्ट्री इस तरह है कि जब मुख्तलिफ स्टेट्स जम हुई हैं बाद में पाकिस्तान के साथ, जैसे हज़ारा में अम स्टेट थी, जम हुई है, और अगरोर स्टेट जम हुई है, फिर हमारे यहाँ धीर, स्वात, चित्राल की स्टेट्स जम हुई है। तो जब ये स्टेट्स पाकिस्तान में मर्ज हुई हैं तो उस वक़्त जो उन स्टेट्स का फॉरेस्ट थे उनको एक नोटिफिकेशन के तहत 1975 में उनके जो लैंड्स हैं, जो फॉरेस्ट लैंड थी, उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट करार दे दिया गया है और उसके ऊपर जो दरख्त थे उनको रिज़र्व कर दिया गया है और उसमें सर्टेन कंसेशंस दे दी गई है। लोगों के राइट्स को भी एक्नॉलेज किया गया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में। और अगर कमर्शियल हार्वेस्टिंग होती है तो आउट ऑफ सेल प्रोसीड भी कहीं वो ज़्यादातर 60-40 का हिसाब है, वहाँ लोगों को 60% और 40% स्टेट का हिस्सा है नेट सेल प्रोसीड में। और कोई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे जैसे सुल्तान खेल और पाइंदा खेल के इलाके हैं, उनमें 80-20 भी है, वहाँ 80% लोगों को मिलते हैं और 20% जो स्टेट के। जहाँ तक हैं हज़ारा के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो यहाँ हमारे यहाँ दो किस्म के प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं। एक वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं जो कोहिस्तान की, जो हमारा इंडस का राइट बैंक है, जो स्वात स्टेट का हिस्सा था, उनको हमने, वहाँ के जो स्टेट के फॉरेस्ट थे उनको हम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। वो फॉरेस्ट हैं जो हमारे यहाँ। और कुछ फॉरेस्ट ऐसे हैं जिनको हम रिज्यूम लैंड भी कहते हैं, जो अम स्टेट के या राजा, हमारे जो खानपुर के राजों की एक्स्ट्रा लैंड, बिल्कुल हरीपुर के, और कुछ जो है हमारी बटग्राम में जो वहाँ के खान अफगढ़ी की एक्स्ट्रा लैंड थी, उनको जो है रिज्यूम किया गया था। स्टेट ने वो उनको एक तरह से ख़रीदा है और उन रिज्यूम लैंड्स को फिर लेटर ऑन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया। अच्छा, गॉटले और एवी मेंड्रो ने अपने दौर में बेशुमार ट्रैक भी उनके मशहूर हैं। किस मकसद के लिए बनाए गए थे और कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और हज़ारा डिवीज़न में जहाँ जाकर एंड हो रहे हैं, और क्या आगे फिर कश्मीर की तरफ भी ये हाइकिंग ट्रैक नहीं कर रहे हैं? ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ये एक बड़ी कम्प्लेक्स फिनोमिनन है। इट इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। तो क्योंकि अंग्रेज़ जो थे उन्होंने, देखिए 15 से 20 हज़ार अंग्रेज़ आए और उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने कब्ज़ा किया है। उन्होंने लड़के नहीं किया, उन्होंने अपने कवानीन, तरीक़ाकार, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अपनी किताबों के ज़रिए इस इलाके में, अपनी गवर्नेंस के ज़रिए, अपनी रिट के ज़रिए, उन्होंने जो प्रीवियस जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनकी कोताहियों को ख़त्म किया और अच्छे तरीके से इस इलाके को रूल किया। तो जब उन्होंने इतने एक्सटेंसिव फॉरेस्ट रिसोर्स को देखा, उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने इसकी प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए तरीक़ाकार वज़ा किया। उसी सिलसिले में 1879 में पहली वर्किंग प्लान हज़ारा के फॉरेस्ट की ये सर बेडन पावल ने लिखी है। फिर उसके बाद आप, जैसे आपने नाम भी लिया, एवी मेंड्रो। एवी मेंड्रो जो है, इन्होंने कोई, इनके 3 टेन्योर हैं एज असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, और इनके कोई 4 टेन्योर हैं, बल्कि 5 टेन्योर आ जाते हैं एज डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। और उन्होंने हमारे जो यहाँ के रिजर्व फॉरेस्ट थे उनके बाकायदा वर्किंग प्लान लिखे। ये जो वर्किंग प्लान बनाए गए, इन वर्किंग प्लान में टूल्स ऑफ मैनेजमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि उस वक्त तो रोड्स एक्सेस नहीं होती थी, तो उस वक्त घोड़ों पे फॉरेस्ट को लोग ट्रैवर्स करते थे, वहाँ जाते थे, आबादियाँ भी बहुत कम थी। तो उस दौरान उन्होंने पूरे फॉरेस्ट को फ्रॉम मरी उन्होंने स्टार्ट किया है और ये अप टू कागान और देन बटग्राम की तरफ आप जाएं, जो एरियाज अंडर मैनेजमेंट थे उस वक्त, क्योंकि जो अंग्रेज़ का हज़ारा था उसमें तहसील हरीपुर थी, तहसील एबटाबाद थी और तहसील मानसेरा। और तहसील मानसेरा में बोगड़मंग से आगे इलाके नहीं थे और अम स्टेट शामिल नहीं थी, वो डायरेक्ट ब्रिटिश कॉलोनी टाइप जाते थे। तो इसलिए ये जो उनका डिस्ट्रिक्ट था उसमें उन्होंने तमाम पूरे एरियाज़ में, आपने जैसे डिफरेंट ट्रैक्स ट्रेवर्स भी किए हैं, हमने देखे हैं। हमारा जो ख़ासकर ये जो मरी से आता है, आपने देखा होगा कि साथ में बाड़ियाँ में हमारे फॉरेस्ट हट हैं, उसके बाद हमारा कुजा गली में हट है, डूंगा गली में जो लेटर अभी टूरिज़्म के पास है,
वो हट्स जो लीजेस के बाद वापस आ जाएंगे वो हैं। फिर मोचीडारा में हमारे हट थे। उसके बाद जब वहाँ से आप निकलें तो डगरी में आपने खुद देखा है, नमली गली डगरी में हमारा फॉरेस्ट इंस्पेक्शन हट, बीरन गली में फॉरेस्ट इंस्पेक्शन हट था। फिर सत्तू हमारा ठंडियानी प्रॉपर ठंडियानी पे फॉरेस्ट इंस्पेक्शन हट था। देन वहाँ से आप अगर ट्रैवल करें तो सत्तू में आप गए जो ट्रैक पे सत्तू में है, और देन वी एंटर्स कागान वैली, कुंड में फिर शहीदा सर और नदी बंगला जाएं और कमाल बंद इस तरफ। कंजर्वेटर फॉरेस्ट हजारा हमारे साथ हैं सरदार फराज साहब। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद करंट इशू पर आते हैं कि क्लाइमेट चेंज, क्लाउड बर्स्ट और फॉरेस्ट का आपस में क्या करीबी लिंक्ड है, उसको हम स्टैब्लिश करेंगे। आप हमारे साथ हैं। वेलकम बैक कि डिस्कवर एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं नसीर अब्बासी और इस वक्त मैं हज़ारा डिवीज़न के सदर मकाम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में मौजूद हूं और गाटले के स्टेशन पर और डिस्कस कर रहे हैं फॉरेस्ट को। तो करंट इशू पर आते हैं जी। अंग्रेज़ ने हट बनाए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, आपको ला दिया, उसके बाद हमने क्या किया फॉरेस्ट के साथ? थैंक यू। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है और ये बहुत ज़रूरी भी है कि आजकल क्योंकि हमने मीडिया पे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है, डिफरेंट किस्म के एक्सपर्ट्स, क्लाइमेट के एक्सपर्ट खुद को करार दे रहे हैं और उसको नेक्सस बना रहे हैं वो करंट जो सिचुएशन है उसको डिफॉरेस्टेशन। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि बिल्कुल वसूख के साथ एज आ ज़िम्मेदार ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कि इस क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन का कोई एज सच नेक्सस नहीं है और ना ये जो करंट इवेंट्स हैं इनका कोई डिफॉरेस्टेशन से ताल्लुक़ है हमारे यहाँ, और ना ऐसी मैसिव लेवल की कोई डिफॉरेस्टेशन हमारे यहाँ है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा होता तो हमारे तरबेला रिजर्वायर में टिम्बर आई होती, अगर ऐसा होता तो अलाई का जो हमारा डैम है, माइक्रो डैम है हमारा, उसमें कोई टिम्बर आई होती, और ऐसा होता तो हमारा जो मेन ड्रेन है कागान फॉरेस्ट है हमारे बहुत बड़े, हमारे बोई वाले डैम में कोई फॉरेस्ट टिम्बर आई होती। तो इसके बाद जो है ये सारी टिम्बर माफिया तो सर बड़ा एक्टिव है ना। पिछले निगरान दौर में खैबर पख्तूनख्वा के मैं आपको पिछले निगरान दौर में खैबर पख्तूनख्वा में डिफॉरेस्टेशन हमने आपने अलाई का नाम लिया तो बटग्राम में बेशुमार दरख्तों की कटाई हुई है, बल्कि हम वहाँ पर मौजूद भी थे। लिहाजा वो हुकूमती पॉलिसी उसमें इन्वॉल्व थी, ज़ाहिर लॉ लेके आए, उसके बाद उसकी कटाई शुरू हुई है। मैं आपको बताऊं कि ऐसा हुआ तो है वक्तन जो सरबरान जो ममलिकत हैं या सरबरान हैं आपके सूबाई हुकूमत के, वो कहीं ना कहीं ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं कि दरख्तों की कटाई होती है। इसमें मैं आपको जो सिचुएशन बताऊं, असल बात है जो बाहर का आदमी है जिस तरीके से देखता है, असल में ये परखने का जो एंगल है वो डिफरेंट है। पहली बात तो ये है कि कोई ऐसी मैसिव डिफॉरेस्टेशन नहीं हुई, एक बात आपके ध्यान में। दूसरा है कटिंग ऑफ ट्रीज अंडर सर्टेन पॉलिसीज आर डिक्टेटेड बाय वर्किंग प्लान। तो ऐसा होता है, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वो ये है, वो है गवर्नेंस का प्रॉब्लम है या लैक ऑफ रेट का प्रॉब्लम है, या अगर कहीं आप जिस तरह सोचते हैं कि मे बी कि ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ फॉरेस्ट स्टाफ भी हो सकती है, इसको हम मतलब वो नहीं कर रहे। लेकिन आप इस बात पे अप्रिशिएट करेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अपना इंटरनल इतना सख्त निज़ाम है मॉनिटरिंग का, जो कि अभी अप्लाई हुआ और 1 साल से आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सख्त मॉनिटरिंग की गई है और हर एस्पेक्ट को, लीगल और टेक्निकल को एनालाइज करके जिन लोगों से कोई कोताही अगर हुई है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन शुरू हो चुका है। अच्छा, एक बिलियन ट्रीज का मंसूबा आया था खैबर पख्तूनख्वा में, यहाँ PTI बरसर इक़्तिदार है, तो बिलियन ट्रीज के अदाद शुमार हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक फॉरेस्ट में कितना इजाफा हो चुका है उन बिलियन ट्रीज की वजह से, और कौन कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं जहाँ पर आपकी टीमों ने सर्वे किया हो या एज ए कंजर्वेटर आप कह सकते हो कि वो सक्सेसफुल इवेंट रहा है? बिल्कुल, ये जो बिलियन ट्री है, मैं कहता हूँ कि जो लीडरशिप होती है उसको विजन, फ्यूचर विजन कैरी करनी चाहिए। तो 2013 में जब हमारे यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उस वक़्त की लीडरशिप ने, हालांकि उस वक्त ये मसाइल इतने नहीं थे,
हम इस वक्त क्लाइमेट चेंज से जो इफ़ेक्टिव ममालिक हैं उसमें तीसरे नंबर पे मोस्ट वल्नरेबल कंट्री हैं। हालांकि हमारा कोई क्लाइमेट को ख़राब करने में किरदार कोई ख़ास नहीं है, ना हम इतनी कार्बन इमिशन कर रहे हैं। असल में क्लाइमेट को जो ख़राब करने के जो अनासर हैं उसमें बुनियादी सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर जो है वो हाइड्रोकार्बन, जिस पे कोई वो नहीं देता। इंडस्ट्रियल जो वो हो रही है या हमारे ये जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, ये हाइड्रोकार्बन बर्निंग और कंबस्शन से हो रहा है। तो फॉरेस्ट की डिफॉरेस्टेशन बहुत कम रोल होता है। और दूसरा, हमारे यहाँ ऐसा इतने एक्सटेंसिव फॉरेस्ट हैं भी नहीं। अगर पाकिस्तान के तनाज़ुर में 5% हैं, अगर हमारे यहाँ केपी के तनाज़ुर में आप लें तो 23% बन जाते हैं। अगर हज़ारा के कंटेक्स्ट में लिखें तो वो भी अगेन 26 से 23 और अगर ओवरऑल वेजिटेशन कवर तो फॉरेस्ट हज़ारा में तकरीबन कोई 40-42% एरिया जो आ जाता है वो अंडर वेजिटेशन कवर है। तो इट इज़ वेरी गुड सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई ऐसा खराबी है जहाँ थोड़ी बहुत डिग्रेडेशन होती है। क्यों कि कम्युनिटीज़ जो हैं इन फॉरेस्ट के साथ बहुत बड़ी आबादियाँ हैं, उनकी डायरेक्ट डिपेंडेंस है फॉरेस्ट पे फॉर देयर फायरवुड, फॉर देयर टिम्बर नीड, डोमेस्टिक नीड, जितनी फॉडर, उनका लाइफ स्टॉक डिपेंडेंट है, ग्रेजिंग है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिपेंडेंसी है। वो बहरहाल अपनी ज़रूरतें उधर से पूरी करेंगे। कभी कभार ये कमर्शियल हार्वेस्टिंग भी, क्योंकि वो उनकी कैश रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती है। तो अगर आप सस्टेनेबली या जो ख्वाहिशें करते हैं तो चाहिए ये कि हम इस बात का एनालिसिस करें कि अगर ये वाटर शेड्स जो हैं, ये फॉरेस्ट एरियाज जो हैं, हमें हमारी एग्रीकल्चर के लिए सस्टेनेबल सप्लाई ऑफ पानी दे रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री को सस्ती तरीन हाइड्रो पावर दे रहे हैं, तो हमारे मेजर कंट्रीब्यूटर तो यही दो हैं इंडस्ट्री। लेकिन सवाल फिर कम्युनिटीज को सवाल मेरा फिर वही है कि बिलियन ट्री ने अंग्रेज के बनाए गए फॉरेस्ट का जो रकबा था उसमें इजाफा हुआ है कि नहीं? बेशक 100% हुआ है। ऐसा है कि जो बिलियन ट्री, आपको पता है इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज भी रही हैं। इसको पहले लोग जो है एक मिथ्स करार देते थे, फिर उसके बाद इस पे जो कंट्रीब्यूशन हुई, उस वक्त जो विजडम कैरी किया उस वक्त की लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, और माशाल्लाह हमारे जो उस वक्त के जो फॉरेस्ट के जितने भी हमारे एहलकार थे, हमारे ऑफिसर थे, हमारे जो सरबराहान थे डिपार्टमेंट के, उन सब ने इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूट किया। और अल्लाह का करम भी शामिल रहा कि हमने वो जो प्रोजेक्ट था सक्सेसफुली कंप्लीट किया। और हमारा जो फॉरेस्ट कवर था वो 20% से 26% हुआ। और ये हमने नहीं कहा, सिर्फ ये WWF एक तीसरा इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है, उन्होंने करार दिया। स्पार्को को हमने तमाम चीज़ें भेजी, उन्होंने कंपैरिजन किया थ्रू सैटेलाइट इमेजरी। स्पार्को भी एक इंडिपेंडेंट वफाकी इदारा है, हमारे कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया। बोन चैलेंज को हमने मीट किया इंटरनेशनली। हमें पेरिस में जो कॉप हुई थी, मेरे ख्याल में कॉप 27 थी, उसमें एक्नॉलेज किया गया हमारे बिलियन ट्री को। और उसकी जो कामयाबी थी या उसको थर्ड पार्टी वैलिडेशन के बाद जो जर्मन गवर्नमेंट ने हमें अभी जो बिलियन ट्री सपोर्ट प्रोजेक्ट जो जर्मन गवर्नमेंट की वसातत से हम अभी चला रहे हैं वो चल रहा है। इसके अलावा उसके सबसीक्वेंट इवेंट में हमारी वफाकी हुकूमत ने 10 बिलियन ट्री शुरू किया। और अभी जो हमारा ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम की अपग्रेडेशन है वो भी इसी का कंसीक्वेंस है। पंजाब में भी इसी की देखा देखी, देखें आप अभी फॉरेस्ट्री पे बिल्कुल तवज्जो दी जा रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा स्टार प्रोजेक्ट है, और इसको हमारे जो वॉच डॉग्स हैं, नैब ने भी डिटेल में इसकी चेकिंग भी की है, हमारे AG ऑफिस ने भी डिटेल में इनके ऑडिट्स किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये KP गवर्नमेंट का एक कामयाब प्रोजेक्ट था और जिसको दुनिया ने भी एक्नॉलेज किया। रीजनल की तरफ आपका खुद भी तल्लुक गलियात से है, और माशाल्लाह अंग्रेज ने कितना ज़बरदस्त तरीके से इसको प्लान करके गलियात को डेवलप किया। आप जब रास्ते से चक्कर हम बाड़ियाँ से जो ही खैबर पख्तूनख्वा में यानी डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में इन होते हैं तो हाई राइज बिल्डिंग का एक सिलसिला हमें नज़र आता है। क्या आप फॉरेस्ट ने भी लीज पर देने शुरू कर दी हैं यहाँ पर, और इसकी जो खूबसूरती है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो क्या ज़ाया नहीं हो रही इससे? जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं या वीराने होते हैं, जितने पैगंबर, जितने औलिया, जितने बड़े बड़े फ़कीर हैं, ये वीरानों में आए हैं। कोई शहर में कोई बड़ा औलिया क्यों, ये जो जगह हैं, ये वीराने जो हैं, ये ख़ास किस्म की इकोलॉजी और ख़ास किस्म की स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट होती है। और जब कभी भी बनी नो इंसान उनकी स्पिरिचुअलिटी को इफ़ेक्ट करेगा तो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ की शक्ल में वो आपको थपेड़े लगेंगे। तो जहाँ भी मेरे ख्याल में
ऐसा कहीं भी नहीं होना चाहिए कि जो नेचुरल इकोसिस्टम को उसकी प्रिस्टाइन हालत में रखने की कोशिश की जानी चाहिए। वहाँ की इंडिजिनस कम्युनिटीज़ की जो लाइवलीहुड है और उनकी राइट्स को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। उन्हें हमें एनवायरनमेंट का दुश्मन नहीं करार देना चाहिए। उनकी ज़रूरत के लिए सब्स्टिट्यूट्स या अल्टरनेटिव पैदा करने ज़रूरी हैं। उनके साथ जंग करके या उन पे हुक्म चला के या ज़ोर से कब्ज़ा उनसे ज़बरदस्ती हम इन चीज़ों को नहीं कंजर्व कर सकते। उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र जो बिल्डिंग बन रही है रोड के किनारे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स, ये कभी भी इस इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है, इसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। तो ये चीज़ हमारे यहाँ हमारे जो डिजिग्नेटेड फॉरेस्ट में उसमें हम बिल्कुल किसी किस्म की कोई भी बिल्डिंग इस तरह की अलाउ नहीं करते। अगर कोई नागुज़ीर चीज़ है भी तो वो बड़ी इको फ्रेंडली और अकॉर्डिंग टू आवर इको टूरिज़म जो रूल्स हैं उनके एन मुताबिक होता है और इकोलॉजी को मद्देनजर रख के ही हम सिस्टम करते हैं। चेयर लिफ्ट की मिसाल आपके सामने है कि वो अभी तक स्टॉप हुई हुई है नेशनल पार्क की वजह से, लेकिन कुछ हाई राइज बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो सर ये जो आपने बिल्डिंग का हवाला दिया, ज़्यादातर जो है ये बल्कि सारी ही ये GDA की हदूद में। तो GDA जो है ये बाकायदा टाउन्स के लिए एक ख़ास एरिया मुख्तस किया गया है। अंग्रेज़ के वक़्त से 1882 में मुख्तस किए गए थे ये एरिया, और फिर इनकी मैनेजमेंट पहले डिप्टी कमिश्नर के पास होती थी। 1878 से 1978 के बाद ये हज़ारा हिल ट्रैक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास थी और 1998 ऑनवर्ड अभी ये GDA के पास है और उनका अपना एक्ट है जो इनको रेगुलेट करते हैं बिल्डिंग्स को, उनके बाई लॉज हैं। क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए आप हज़ारा में एज ए कंजर्वेटर हज़ारा क्या स्टेप लेंगे कि ताकि आबादियों को महफूज किया जाए, और जैसे कि क्लाउड ब्लास्ट हज़ारे में हुआ है एक मकाम के ऊपर, और फ्यूचर में इससे भी बचा जा सके? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो क्लाउड बर्स्ट है या इस तरह की क्लैमिटीज़ हैं, इसका फॉरेस्ट के साथ एज सच डायरेक्ट लिंक नहीं है कि हम उसको रोक सकें। ये वेदर के फिनोमेनन हैं, ये इनको कोई मतलब ह्यूमनली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उसके जो कंसीक्वेंस में नुकसानात हैं उनसे उनको कम करने में या उनसे होने वाली लाइव्स या प्रॉपर्टी को नुकसान को कम करने के लिए इक़दामात किए जा सकते हैं। और इन इक़दामात में जो देखें, फ्लड को रोकने वाली सबसे मेन चीज़ है ट्रीज़। वो अब उनके ऊपर दरख्त से वेलोसिटी कम करेगा, उनकी ट्रंक्स वेलोसिटी कम करेंगी, उनका रूट सिस्टम उसकी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाए। तो हज़ारे में कुछ ऐसे आपने पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर आगे फ्यूचर में चल के ट्रीज लगाए जाएं? बिल्कुल ऐसा है, हज़ारा नहीं, हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त लैंडमार्क फैसले किए हैं। तकरीबन कोई हमारी 27 स्कीमें प्रोविंशियल लेवल पे फॉरेस्ट्री रिलेटेड और नेचुरल रिसोर्स रिलेटेड अप्रूव हो चुकी हैं और कोई 4 बिलियन के करीब उसके लिए फ़ंड मुख्तस हुए हैं। अच्छा, मेन कौन से प्रोजेक्ट है आपके जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को निपटने के लिए आप कहते हैं कि फ्यूचर में जाके सक्सेसफुल रहेंगे? इस वक्त शॉर्टली बता दीजिए। बिल्कुल, इस वक्त जो एक तो बिलियन ट्री सपोर्ट प्रोजेक्ट है हमारा, जर्मन गवर्नमेंट इसमें हमें सपोर्ट कर रही है, वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और वो हमारे बिलियन ट्री की जो इनिशियल अचीवमेंट्स थी उन जो रिसोर्सेज हमने क्रिएट की उनको सस्टेनेबली मैनेज करेंगे, उसके ज़रिए कर रहे हैं। तो दूसरा है वो है 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट जो एक्चुअली अपग्रेडेशन है ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम की, जो वफाकी हुकूमत उसमें 50% कंट्रीब्यूट कर रही है, वो भी इन प्लेस है। सर्विलेंस सिस्टम, इन्हांस कम्युनिटी कंजर्वेशन सिस्टम, इको टूरिज़म के हमारे ट्रैक्स और ट्रेल्स की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, हमारी जो रिहाइशें हैं, ये जो जितने फॉरेस्ट इंस्पेक्शन हट्स हैं इनकी इम्प्रूवमेंट के बारे में, और हमारे पेट्रोल स्क्वाड्स और पेट्रोलिंग टीम्स और मॉनिटरिंग को इंश्योर करने के लिए हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट जो है वो है कि हम तमाम फॉरेस्ट लैंड्स को उनको इंक्रोचमेंट से बचाने के लिए डिजिटाइज कर रहे हैं और रेवेन्यू और फॉरेस्ट रिकॉर्ड को एट पार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी दरमियान जो फ़र्क था उसका फ़ायदा उठाकर लिटिगेशंस करके लोग फ़ायदा उठा रहे थे। थैंक यू वेरी मच। ये था जी डिस्कवर एक्सक्लूसिव यहाँ एबटाबाद में। नसीर अब्बासी को यहाँ से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी और गेस्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।